वह कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा, सुन्न और गतिहीन। उसके चारों ओर शांति थी। शायद यह एक अच्छा संकेत था। तभी दरवाजे पर कोई आया। बेशक नौकरानी ने डरकर खुद को रसोई में बंद कर लिया था ताकि आने वाले को जवाब जाकर ग्रेटे को देना पड़े। उसके पिता घर आ गए थे। क्या हुआ? ये उनके पहले शब्द थे। दरअसल ग्रेटे के चेहरे से उनके सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। उसने दबी आवाज में अपने पिता को जवाब दिया और अपना चेहरा उनके सीने में गड़ा दिया। मां बेहोश हो गई है, लेकिन वह अब ठीक है। दरअसल ग्रेगर बाहर निकल गया था। मुझे यही उम्मीद थी, उसके पिता ने कहा। मैंने तो हमेशा कहा था, लेकिन तुम दोनों नहीं सुनोगी, है ना? ग्रेगर के लिए यह साफ था कि ग्रेटे ने पूरी बात नहीं कही थी और उसके पिता ने इसका मतलब यह निकाला कि कुछ बुरा हुआ था और ग्रेगर कुछ हिंसक करने के लिए जिम्मेदार था। इसका मतलब है कि ग्रेगर को अब अपने पिता को शांत करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि भले ही ग्रेगर के लिए उन्हें समझाना संभव हो, लेकिन उसके पास उन्हें समझाने का समय नहीं था। इसलिए वह भागकर अपने कमरे के दरवाजे के पास गया और खुद को उससे सटा लिया ताकि जब उसके पिता हॉल से अंदर आए तो तुरंत देख सकें कि ग्रेगर के इरादे नेक थे और वह बिना देर किए अपने कमरे में वापस चले जाएं। उसे उन्हें वापस लेकर जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें सिर्फ कमरे का दरवाजा खोलना होगा और वह वहां से ओझल हो जाएगा। हालांकि उनके पिता इस तरह की बारीकियों पर ध्यान देने के मूड में नहीं थे। ओह! वह अंदर आते ही ग्रेगर को देखकर चिल्लाए। ऐसा लग रहा था मानो वह एक ही साथ गुस्सा और खुश दोनों हों। ग्रेगर ने अपना सिर पिता को देखने के लिए उठाया। उसने वास्तव में अपने पिता की उस तरह कल्पना नहीं की थी जिस रूप में वह सामने खड़े थे। इधर उधर देखने की और रेंगने की अपनी नई आदत के कारण उसने कमरे की बाकी चीजों पर उस तरह ध्यान देना कम कर दिया था जैसे वह पहले दिया करता था। वास्तव में उसे उम्मीद थी कि चीजें बदल जाएंगी, लेकिन फिर भी क्या इतनी बदल जाएंगी? क्या वह सचमुच उसके ही पिता थे? जब ग्रेगर अपने काम धंधे की यात्राओं से वापस आता था तो वही आदमी थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मिलता था। जो आदमी शाम को वापस आने पर उसे नाइट गाउन में आराम कुर्सी पर बैठा हुआ मिलता था, जो खड़ा भी मुश्किल से हो पाता था, लेकिन अपने खुशी के संकेत के तौर पर बस अपनी बाहें ऊपर उठा लेता था। और जब साल में 2-4 बार रविवार या किसी त्योहार पर अवकाश के दिन ग्रेगर और उसकी माँ एक साथ टहलने जाया करते तो उसके पिता अपने शरीर पर ओवरकोट को कसकर लपेट लेते और उन दोनों के बीच चलते थे, जो हमेशा उनसे धीरे चलता था और अगर कुछ कहना होता तो रुक जाता और अपने साथियों को पास इकट्ठा कर लेता था। अब वही आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा था, सुनहरे बटन वाली नीली वर्दी पहने जैसे किसी बैंकिंग संस्थान के कर्मचारी पहनते हों। कोट के ऊंचे कड़े कॉलर के ऊपर उसके पिता की मजबूत ठुड्डी दिख रही थी। घनी भौहों के नीचे उनकी काली आंखें फ्रेश और सतर्क दिख रही थी। उनके आमतौर पर बिखरे हुए सफेद बाल आज सलीके से कंघी किए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने शायद किसी बैंक में नौकरी शुरू कर दी है जिसमें सुनहरे मोनोग्राम की टोपी पहनी जाती है। उन्होंने उस टोपी को कमरे के ठीक सामने सोफे पर फेंक दिया, अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल दिए और मजबूत कदमों के साथ ग्रेगर की ओर चल दिए। शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनके मन में क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पैर असामान्य रूप से ऊंचे उठाते हुए बढ़े। ग्रेगर उनके जूतों के तलों के विशाल आकार से हैरान था, लेकिन उसने इसमें समय बर्बाद नहीं किया। वह अपने नए जीवन के पहले दिन से ही अच्छी तरह से जानता था कि उसके पिता ने उसके साथ हमेशा बेहद सख्त रहना जरूरी समझा है और इसलिए वह अपने पिता के पास से भाग आ गया। जब उसके पिता रुके तो रुक गया, जब वह थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो वह फिर से तेजी से आगे बढ़ गया। इस तरह वे बिना किसी निर्णायक घटना के कई बार कमरे के चक्कर लगाते रहे, यहां तक कि पीछा करने का आभास भी नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ बहुत धीमी गति से चल रहा था। ग्रेगर पूरे समय फर्श पर ही पड़ा रेंगता रहा, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर वह दीवार या छत पर भाग गया तो उसके पिता इसे बात को उकसाने वाली बात मान सकते हैं।
उससे जो कुछ भी हो सका उसने किया, लेकिन अब ग्रेगर को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह निश्चित रूप से लंबे समय तक इस भागदौड़ को जारी नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके पिता द्वारा उठाए गए हर एक कदम से बचने के लिए उसे अनगिनत गतिविधियां करनी पड़ रही थी। उसे सांस लेने में काफी कठिनाई हो गई, क्योंकि उसके पिछले जीवन में भी उसके फेफड़े बहुत अच्छी अवस्था में नहीं थे। अब चूंकि वह दौड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति जुटाने की कोशिश में इधर उधर भटक रहा था, इसलिए वह मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा था। उसके सोचने समझने की शक्ति इतनी मंद पड़ गई थी कि वह भागने के अलावा खुद को बचाने का कोई अन्य तरीका ही नहीं सोच पा रहा था। वह तो लगभग भूल ही गया था कि दीवारें भी उसके काम आ सकती थी। हालांकि वे दीवारें नक्काशी और उभारों से भरे बारीक नक्काशीदार फर्नीचर के पीछे छुपी हुई थी। फिर उसके ठीक बगल में कुछ हल्के से उछाला गया, जो नीचे गिरा और लुढ़कता हुआ उसके सामने आ गया। यह एक सेब था। तभी एक और तुरंत उसकी तरफ आया। ग्रेगर सदमे से वहीं जम गया। अब भागने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके पिता ने उस पर बमबारी करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने साइड बोर्ड पर रखे कटोरे के फलों से अपनी जेबें भर ली थीं और अब सावधानीपूर्वक निशाना साधने में भी समय नहीं लगा रहे थे। बस एक के बाद एक सेब फेंकते जा रहे थे। ये छोटे लाल सेब फर्श पर ऐसे लुढ़क कर एक दूसरे से टकरा रहे थे मानो उनमें बिजली की मोटरें लगी हों। धीरे से फेंका गया एक सेब ग्रेगर की पीठ से टकराया और बिना कोई नुकसान पहुंचाए फिसल गया, लेकिन एक दूसरे सेब ने तुरंत उसका पीछा करते हुए जोरदार प्रहार किया और जैसे उसकी पीठ में जा घुसा। ग्रेगर खुद को दूर करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे कीलों से ठोक दिया गया हो। उसकी सारी इंद्रियां जड़ हो गई थी। आखिरी चीज जो उसने देखी थी वह यह थी कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसकी बहन चिल्ला रही थी। उसकी माँ ब्लाउज में उसके सामने से बाहर भागी थी। माँ उसके पिता की तरफ दौड़ी और इसका के कारण गिर गई। फिर भी वह लड़खड़ाती हुई खुद को धकेलते हुए उसके पिता के पास आई और उसके पिता से लिपट गई। माँ ने पिता को कसकर पकड़ा हुआ था और वह उनसे ग्रेगर की जान बख्शने की भीख मांग रही है। अब ग्रेगर ने कुछ भी और देखने की अपनी क्षमता खो दी थी। किसी ने भी ग्रेगर के शरीर में फंसे सेब को निकालने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह उसकी चोट की याद या निशानी के रूप में वहीं रह गया। वहां उसे 1 महीने से अधिक समय तक पीड़ा सहनी पड़ी थी और उसकी हालत इतनी गंभीर लग रही थी कि उसके पिता को भी याद आ गया कि ग्रेगर का रूप वर्तमान में कितना भी दुखद और विद्रोही क्यों ना हो, पर वह परिवार का एक सदस्य था जिसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता था। इसके विपरीत एक परिवार के रूप में उनका कर्तव्य था कि वह किसी भी परेशानी का सामना करें और धैर्य रखें, बस धैर्य ही रखें। पिता के द्वारा दी गई चोटों के कारण ग्रेगर ने अपनी ज्यादातर फुर्ती खो दी थी, शायद हमेशा के लिए। उसकी हालत एक लंबे समय से विकलांगता झेल रहे व्यक्ति की तरह कर दी गई थी और उसे रेंग कर अपना कमरा पार करने में ही कई मिनट लग जाते। छत पर रेंगने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन उसकी हालत में यह गिरावट पूरी तरह से उसकी राय में ठीक हो गई थी, क्योंकि अब हर शाम लिविंग रूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है। उसे दरवाजा खोलने से पहले 1 या 2 घंटे तक इसे करीब से देखने की आदत हो गई है और फिर अपने कमरे के अंधेरे में लेटकर, जहां से उसे लिविंग रूम से नहीं देखा जा सकता था, वह रात के खाने की मेज पर रोशनी में परिवार को देख सकता था। मेज पर बैठे हुए देखता और उनकी बातचीत सुनता, एक तरह से सबकी अनुमति से और पहले से बिल्कुल अलग। निस्संदेह वे अब पहले की तरह अच्छे से बातचीत नहीं करते थे, जिनके बारे में पहले ग्रेगर हमेशा उत्सुकता के साथ सोचता था। जब वह थक जाता था और किसी होटल के छोटे से कमरे में सीलन भरे बिस्तर पर लेटा होता था। वे सभी आजकल आमतौर पर बहुत शांत रहते थे। रात के खाने के तुरंत बाद उसके पिता अपनी कुर्सी पर सोने चले जाते थे। उसकी माँ और बहन एक दूसरे से चुप रहने का आग्रह करते। उसकी माँ लैंप के नीचे झुककर एक शॉप के लिए फैंसी अंडरगारमेंट सिलती थी। उसकी बहन ने सेल्स गर्ल की नौकरी शुरू कर दी थी और शाम को वह शॉर्ट हैंड और फ्रेंच जाकर सीखती थी, ताकि आगे चलकर उसे एक नौकरी मिल सके। कभी कभी उसके पिता जाग जाते थे और ग्रेगर की माँ से कहते,
तुम आज फिर से इतनी सिलाई कर रही हो? मानो उन्हें पता ही नहीं था कि वह ऊँघ रहे हैं और वह फिर से सो जाते थे, और माँ और बहन आपस में थकी हुई मुस्कुराहट बिखेर कर बातें करती रहती थी। जिद के कारण ग्रेगर के पिता ने घर पर भी अपनी वर्दी न उतारने का फैसला कर रखा था, जबकि उनका नाइट गाउन खूंटी पर बिना इस्तेमाल किए लटका हुआ था। ग्रेगर के पिता पूरी तरह से तैयार होकर वहीं सो रहे थे, मानो हमेशा सर्विस के लिए तैयार हों और यहां भी अपने सुपीरियर की आवाज सुनने की उम्मीद कर रहे हों। शुरुआत से ही वह वर्दी पुरानी थी। ग्रेगर की मां और बहन की देखभाल की लाख कोशिशों के बावजूद दिन रात पहनने से यह धीरे धीरे और भी जर्जर हो गई। ग्रेगर अक्सर पूरी शाम इस कोट पर लगे सारे दाग देखते हुए बिताता था। इसके सुनहरे बटन हमेशा पॉलिश्ड और चमकदार रहते थे, जबकि इसमें यह बूढ़ा आदमी बेहद असहज लेकिन शांति के साथ सोता था। जैसे ही 10 बजते, ग्रेगर की मां उसके पिता से धीरे से बोलकर उन्हें जगाती और उन्हें बिस्तर पर जाने के लिए मनाने की कोशिश करती, क्योंकि वह जहां होते वहां ठीक से सो नहीं पाते थे और अगर उन्हें काम पर जाने के लिए 6 बजे उठना है तो वास्तव में अपनी नींद पूरी करनी होगी। लेकिन जब से वह काम पर जाने लगे थे, वह ज्यादा जिद्दी हो गए थे और हमेशा मेज पर अधिक समय तक बैठे रहने पर जोर देते थे। भले ही वह नियमित रूप से वहीं कुर्सी पर सो जाते और फिर उन्हें अपने बिस्तर पर लाने के लिए राजी करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया था। चाहे और माँ और बहन उसे थोड़ी सी डांट फटकार और चेतावनी देकर कितना भी आग्रह करती, पर वह पौन घंटे तक आंखें बंद करके धीरे धीरे सिर हिलाते रहते और उठने से इंकार करते रहते। ग्रेगर की मां उनकी आस्तीन खींचती, उनके कान में फुसफुसाती। ग्रेगर की बहन अपनी मां की मदद करने के लिए अपना काम छोड़ देती थी, लेकिन उन पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता था। वह बस अपनी कुर्सी में नींद के कारण और गहराई तक धंस जाते। जब मां और बहन उन्हें दोनों बाहों में ले लेती तो अचानक अपनी आंखें खोलते, एक के बाद एक उनकी ओर देखते और कहते, क्या जिंदगी है, बुढ़ापे मुझे यही शांति नसीब हुई। और उन दोनों के सहयोग से वह खुद को सावधानी से उठाते थे, जैसे कि वह खुद सबसे बड़ा बोझ उठा रहे हों। वे दोनों उन्हें दरवाजे तक ले जाती और बिस्तर पर लेटाकर वहां से निकलती और खुद वापस आ जाती। इस थके और व्यस्त परिवार में किसके पास ग्रेगर पर ज्यादा ध्यान देने का समय था? घर खर्च चलने का बजट और भी कम हो गया था, इसलिए अब नौकरानी को हटा दिया गया। एक बूढ़ी औरत रोज सुबह शाम को कुछ मुश्किल काम करने के लिए आती थी। सिलाई का इतना सारा काम करने के अलावा बाकी सभी चीजों की देखभाल ग्रेगर की मां द्वारा की जाती थी। ग्रेगर को शाम की बातचीत सुनकर यह भी पता चला कि परिवार के कई आभूषण बिक चुके थे, जिन्हें जिस कीमत की उम्मीद थी उतनी उन्हें नहीं मिली। भले ही माँ और बहन दोनों को खास मौकों और समारोहों में उन आभूषणों को पहनने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उनका फ्लैट चाहे वर्तमान परिस्थितियों के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी वो इसे छोड़कर कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकते थे। ग्रेगर को किसी नई जगह ले जाने का कोई काल्पनिक तरीका भी नहीं था। हालांकि वह अच्छी तरह से देख सकता था कि उसके लिए सोचने करने के अलावा भी कारण थे जिससे उनके लिए फ्लैट छोड़ना मुश्किल था। उसे तो किसी भी छोटे से छेंदों वाले हवादार टोकरे में ले जाना काफी आसान होता, किंतु परिवार को उनके किसी नई जगह जाने के निर्णय से रोकने वाली मुख्य बात उनकी निराशा थी और यह विचार कि उन पर दुर्भाग्य का पहाड़ आ गिरा है। जो भी हो रहा है वह आज तक उनके किसी संबंधी या जान पहचान वाले के साथ नहीं हुआ। अब यह हालत है कि वे दुनिया भर के गरीबों की जरूरतें पूरी करने लगे। उसके पिता बैंक के गरीब क्लर्क्स के लिए रोजाना नाश्ता लेकर जाने लगे थे। उसकी मां ने अपनी ऊर्जा अजनबियों और जरूरतमंदों के लिए अंडर गारमेंट्स सिलने में लगा दी। बहन दिन भर काउंटर और ग्राहकों के बीच इधर उधर भाग दौड़ करती रहती, पर फिर भी हालात में सुधार नहीं आया। ग्रेगर की पीठ का घाव उसे नए सिरे से सताने लगा। जब उसके पिता के सो जाने के बाद उसकी मां और बहन वापस आई, अपना काम यूं ही छोड़कर वह एक दूसरे के पास बैठ गई। उसकी मां ने ग्रेगर के कमरे की ओर इशारा किया और कहा, उस दरवाजे को बंद करो ग्रेटे। और वह फिर से अंधेरे में अकेला छोड़ दिया गया।
जबकि पास वाले कमरे में बैठी उन दोनों के आंसू बहते जाते, या वे कभी बस वहीं बैठी खोई हुई आंखों से मेज की ओर देखती रही। ग्रेगर रात हो या दिन मुश्किल से ही सोता था। कभी कभी वह सोचता कि अगली बार दरवाजा खुलने पर वह पहले की तरह ही परिवार के मामलों को अपने हाथ में ले लेगा, लेकिन इसके बारे में सोचकर बेचैन हो उठता। वह लंबे समय से अपने बॉस और हेड क्लर्क के बारे में तो भूल ही गया था, लेकिन वह फिर से उसके विचारों में दिखाई देने लगे थे। वह सेल्समैन और एक ट्रेनी, वह बेवकूफ चाय वाला, दूसरे बिजनेस से जुड़े 2 या 3 दोस्त, उस लोकल होटल की चैम्बर पर परिचारिकाओं में से एक की कोमल प्यारी सी याद जो प्रकट हुई और फिर से गायब हो गई। एक टोपी की दुकान का कैशियर जो अपने काम के लिए गंभीर था लेकिन बहुत धीमा था। अजनबियों और दूसरे भूले बिसरे से लोगों के साथ मिले जुले रूप में वे सभी उसे दिखाई दिए, लेकिन उसकी और उसके परिवार की मदद करने के लिए वे सभी पहुंच के बाहर थे, और जब उनकी याद गायब हुई तो उसे खुशी हुई। बाकी दूसरे समय में वह अपने परिवार की देखभाल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। जिस तरह से वे उसकी उपेक्षा कर रहे थे उसे लेकर वह थोड़ा गुस्से से भर गया था, और हालांकि जो वह चाहता था वैसा कुछ भी नहीं सोच पाता था। फिर भी वह योजना बनाता था कि वह कैसे रसोई में जा सकता है और वहां से खाने की वो सारी चीजें ले सकता है जिनका वह हकदार था, भले ही वह भूखा न हो। ग्रेगर की बहन अब इस बारे में नहीं सोचती थी कि वह उसे कैसे खुश कर सकती है, लेकिन वह काम पर जाने से पहले सुबह और दोपहर में जल्दी से अपने पैर से कुछ न कुछ खाना उसके कमरे में सरका देती थी, और शाम को वह उसे झाड़ू से फिर से साफ कर देती थी, इस बात से बेपरवाह कि उसने चखा भी था या नहीं। अक्सर खाना खाया नहीं होता था, पूरी तरह से अछूता छोड़ दिया गया होता था। उसके कमरे की सफाई आजकल वह शाम को करने लगी थी, लेकिन अब यह काम जल्दबाजी में नहीं हो सकता था। दीवारों पर गंदगी की लकीरें, इधर उधर धूल और गंदगी के छोटे छोटे धब्बे पड़ गए थे। पहले तो जब उसकी बहन आती थी तो ग्रेगर विशेष रूप से गंदे कोनों में चला जाता था ताकि सफाई अच्छे से हो सके, लेकिन अब वहां हफ्तों तक भी कोई सफाई नहीं की जाती थी। वह भी उस गंदगी को उतनी ही अच्छी तरह से देख सकती थी जितना वह देख सकता था, लेकिन अब ग्रेगर की बहन ने बस उसे उसके हाल पर छोड़ने का फैसला कर लिया था। साथ ही वह अब तुनक मिजाज हो गई थी, जिसका असर किसी न किसी तरह से पूरे परिवार को संक्रमित कर रहा था। वह यह मान बैठी थी कि ग्रेगर के कमरे की सफाई का काम सिर्फ वही कर सकती है। ग्रेगर की मां ने एक बार उससे कमरे को अच्छी तरह से साफ किया था, और सफाई करने के लिए उन्हें कई बाल्टी पानी का उपयोग करना पड़ा था। हालांकि इतनी ज्यादा नमी ने ग्रेगर को बीमार भी कर दिया था और वह उदास और गुमसुम सोफे पर पड़ा रहा था, लेकिन उसकी मां को अपने किए के लिए खूब सुनने को भी मिला था, क्योंकि जब उसकी बहन शाम को घर पहुंची और उसने ग्रेगर के कमरे में बदलाव देखा तो वह गुस्से से मां पर फट पड़ी और वापस लिविंग रूम में भाग गई, जहां अपनी मां के लाख मिन्नतें और हाथ जोड़ने के बावजूद उसके आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके पिता एकदम चौंक कर अपनी कुर्सी से उठ गए थे, और तब माता पिता दोनों ही बहुत हैरान और असहाय दिखे। तब ग्रेगर के पिता भी गुस्से से भड़क गए और उन पर ग्रेगर के कमरे की सफाई उसकी बहन को न करने देने का आरोप लगाने लगे, जबकि उनके बाईं ओर खड़ी ग्रेगर की बहन उन पर चिल्लाई कि उन्हें फिर कभी ग्रेगर का कमरा नहीं साफ करना है। उसकी मां अपने पास ही खड़े उसके गुस्साए पिता को बेडरूम में खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी बहन रोती रही। ग्रेगर गुस्से में चिल्लाया कि किसी ने भी उसे इस दृश्य और इसके शोर से बचाने के लिए दरवाजा बंद करने के बारे में क्यों नहीं सोचा था। ग्रेगर की बहन को लगा कि भले वह काम पर जाने से थक जाती है और पहले की तरह ग्रेगर की देखभाल करना उसके लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मां को उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए थी। दूसरी ओर ग्रेगर की उपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए थी। हालांकि अब सफाई करने वाली बाई रख ली थी। यह एक मजबूत शारीरिक संरचना वाली बुजुर्ग विधवा औरत थी। इसी शारीरिक ताकत की बदौलत ही वह अपने लंबे जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करने में सक्षम बनी थी,
जिसे वास्तव में ग्रेगर भी मान गया था। एक दिन किसी कौतूहल के कारण नहीं, बस संयोगवश ही उसने ग्रेगर के कमरे का दरवाजा खोला और खुद को उसके आमने सामने पाया। ग्रेगर पूरी तरह से भौचक्का रह गया कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन वह इधर उधर भागने लगा, जबकि वह हैरान होकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही। तब से वह हर शाम और सुबह दरवाजा थोड़ा सा खोलकर उसे देखने से कभी नहीं चूकती थी। देखते ही पहले वह उसे ऐसे शब्दों के साथ बुलाती थी जिन्हें वह शायद दोस्ताना मानती थी, जैसे चलो बूढ़े बीटल, या उधर देखो बीटल। ग्रेगर ने उस तरह से बात किए जाने पर कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि बिना ही हिले डुले वहीं खड़ा रहा, जैसे कि दरवाजा कभी खोला ही ना गया हो। काश उसने इस नौकरानी से कहा होता कि जब भी उसका मन हो उसे बिना किसी कारण के उसे परेशान करने के बजाय हर दिन उसका कमरा साफ कर दिया करे। एक दिन सुबह सुबह बारिश की तेज बौछारें खिड़की के शीशों से टकरा रही थी, जो शायद यह संकेत दे रही थी कि वसंत आ रहा है। वह एक बार फिर उसी तरह उससे बात करने लगी। ग्रेगर को इससे इतनी नाराजगी हुई कि वह उसकी ओर बढ़ने लगा। वह धीमा और कमजोर था, लेकिन यह एक तरह के हमले की तरह था। नौकरानी ने डरने के बजाय दरवाजे के पास से एक कुर्सी उठाई और वहीं खड़ी रही। उसका इरादा साफ था कि वह कुर्सी तब तक नीचे नहीं करेगी जब तक ग्रेगर को मार न दे। तुम ज्यादा ही नजदीक नहीं आ रहे हो? नौकरानी ने पूछा, और जब ग्रेगर मुड़ गया उसने भी शांति से कुर्सी वापस कोने में रख दी। ग्रेगर ने भोजन करना लगभग पूरी तरह बंद कर दिया था। अगर वह उस खाने के नजदीक जाता भी तो सिर्फ उसके साथ खेलने के लिए। उसे कुछ घंटे के लिए वहीं छोड़ देता, पर कई बार उसमें से थोड़ा सा खा भी लेता, लेकिन उसे तुरंत थूक देता था। पहले पहल उसने सोचा कि वह अपने कमरे की स्थिति से परेशान है, इसलिए खाना नहीं खा पा रहा है, लेकिन जल्द ही उसे वहां किए गए बदलावों की आदत हो गई थी। उसे इस कमरे में ऐसी चीजें रख जाने की आदत हो गई थी जिन्हें रखने के लिए उनके पास कहीं और जगह नहीं थी, और अब ऐसी कई चीजें थी क्योंकि फ्लैट के एक कमरे को 3 लोगों को किराए पर दे दिया गया था। वे तीनों ईमानदार जेंटलमैन थे जिनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जो ग्रेगर ने एक दिन दरवाजे की दरार से झांक कर पता लगाया था। वे चीजों को साफ सुथरा रखने पर बहुत जोर देते थे। चूंकि उन्होंने इस मकान में एक कमरा लिया था, तो सफाई से उनका मतलब न केवल उनके अपने कमरे से बल्कि पूरे फ्लैट को साफ रखने से था, और विशेष रूप से रसोई को। अपनी जगह पर न रखी हुई चीजों को वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, खासकर अगर वहां गंदगी हो। इसके अलावा वे अपना अधिकांश साज सामान और उपकरण भी अपने साथ लाए थे। इस कारण घर की कई चीजें फालतू हो गई थीं जिन्हें बेचा तो नहीं जा सकता था, फिर भी घर वाले उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। ये सभी चीजें ग्रेगर के कमरे में पहुंच गई। रसोई के कूड़ेदानों ने भी वहां अपना रास्ता बना लिया था। नौकरानी हमेशा जल्दी में रहती थी, और जो कुछ भी वह उस समय उपयोग नहीं कर पाती थी वह बस वहीं डाल जाती थी। किस्मत से वह आमतौर पर उस सामान और उसे थामने वाले हाथ से ज्यादा कुछ नहीं देख पाता। महिला का इरादा शायद यह होता होगा कि जब उसके पास समय और मौका होगा तो फिर से सामान वापस ले जाएगी, इसलिए वह सब कुछ यूं ही फेंक जाती थी। लेकिन वास्तव में हुआ क्या कि वे चीजें वही रह गई थीं जहां वे पहली बार फेंकी गई, जब तक कि ग्रेगर ने कबाड़ के माध्यम से अपना रास्ता नहीं बनाया और इसे कहीं और नहीं ले गया। सबसे पहले वह इन्हें दूसरी जगह इसलिए ले गया क्योंकि कोई ऐसी खाली जगह नहीं बची थी जहां वह रह सकता था, तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन बाद में वह इसका आनंद लेने लगा। हालांकि इस तरह से चक्कर काटने से वह दुखी और थक कर मरने जैसी हालत में पहुंच गया था, इसलिए घंटों तक बिना हिला डुले वहीं पड़ा रहा। जिन लोगों ने कमरा किराए पर लिया था वे कभी कभी अपना शाम का भोजन घर के लिविंग रूम में करते थे, जिसका उपयोग घर वाले भी करते थे। इसलिए शाम को इस कमरे का दरवाजा अक्सर बंद रखा जाता था। लेकिन अब ग्रेगर ने दरवाजा खुला रखने की बात आसानी से छोड़ दी थी, क्योंकि दरवाजा खुला होने पर भी अक्सर इसका उपयोग करने में नाकाम रहता था, और परिवार के इस बात पर कोई ध्यान दिए बिना वह अपने कमरे के सबसे अंधेरे कोने में लेटा रहता था। हालांकि एक बार नौकरानी ने लिविंग रूम का दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया था। जब शाम को कमरा किराए पर लेने वाले किराएदार आए और लाइट जलाई गई, तब भी वह खुला ही रहा था।
वे उस मेज पर बैठ गए जहां ग्रेगर ने पहले अपने पिता और मां के साथ खाना खाया था। उन्होंने सेवइयां परोसी और अपने चाकू और कांटे उठा ली। ग्रेगर की मां मीट का एक बर्तन लेकर तुरंत दरवाजे पर आ गई और उसके तुरंत बाद उसकी बहन ढेर सारे आलू से बना एक पकवान लेकर आई। खाना गर्म होने के कारण उसमें से भाप निकल रही थी और कमरा उसकी खुशबू से भर गया था। जेंटलमैन अपने सामने रखे खाने के बर्तनों पर इस तरह झुके मानो वे शुरू से पहले खाने को चेक करना चाहते हो। बीच में बैठे जेंटलमैन को जैसे बाकी दोनों के खाने की अथॉरिटी भी दे दी गई हो। उसने मीट के बर्तन में से ही एक टुकड़ा काट कर देखा। वह साफ साफ यह जताना चाह रहा था कि अगर यह पर्याप्त रूप से पकाया गया था तो ठीक, वरना इसे वापस रसोई में भेजा जाना चाहिए। यह उसकी संतुष्टि के लिए था और ग्रेगर की मां और बहन जो उत्सुकता से सांस रोक कर देख रही थी, वे फिर से सांस लेने लगी और मुस्कुराने लगी। परिवार ने खुद रसोई में खाना खाया। बहरहाल ग्रेगर के पिता रसोई में जाने से पहले लिविंग रूम में आए, हाथ में टोपी लेकर एक बार झुके और मेज के चारों ओर घूमे। जेंटलमैन एक साथ खड़े हो गए और कुछ बुदबुदाने लगे। फिर जब वे अकेले थे तो उन्होंने बिल्कुल शांति से खाना खाया। ग्रेगर को उनके दांतों से खाना खाने की विभिन्न आवाजें बड़ी अनूठी लगी, जिन्हें अभी भी सुना जा सकता था। मन वे ग्रेगर को दिखाना चाहते थे कि खाने के लिए आपको दांतों की जरूरत होती है और बिना दांतों वाले जबड़ों का कोई फायदा नहीं है, भले ही वे कितने अच्छे क्यों ना हो। मैं भी कुछ खाऊंगा, ग्रेगर ने बेचैनी से कहा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं खा सकता जैसा वे खा रहे हैं। वे अपना पेट भर रहे हैं और मैं यहां मर रहा हूं। इस पूरे समय में ग्रेगर को वायलिन बजते हुए सुनने की याद ही नहीं थी, लेकिन आज शाम को रसोई से इसकी आवाज सुनाई देने लगी। तीनों जेंटलमैन पहले ही अपना खाना खत्म कर चुके थे। बीच वाले ने एक समाचार पत्र उठाया और हरेक को एक एक पेज दिया। अब वे अपनी कुर्सियों पर पीछे झुककर उन्हें पढ़ते हुए स्मोकिंग कर रहे थे। जब वायलिन बजने लगा तो वे एकदम सावधान हो गए और खड़े होकर दबे पांव दालान के दरवाजे पर चले आए, जहां वे एक दूसरे से सट कर खड़े हो गए थे। किसी ने रसोई में उन्हें आते हुए सुना होगा, तभी शायद ग्रेगर के पिता ने कहा था, वायलिन बजाना शायद उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हम इसे अभी बंद कर देते। लेकिन उसे बीच वाले जेंटलमैन ने कहा, ठीक इसके उल्टा, क्या है लड़की उस कमरे में आकर हमारे लिए बजाना नहीं चाहेगी? वह कमरा ज्यादा गर्म और कंफर्टेबल है। ओह हाँ, हमें अच्छा लगेगा, ग्रेगर के पिता ने ऐसे उत्साहित होकर कहा मानो वह खुद वायलिन बजा रहे हों। जेंटलमैन वापस कमरे में चले गए और इंतजार करने लगे। जल्द ही ग्रेगर के पिता म्यूजिक स्टैंड के साथ, उनकी मां म्यूजिक शीट और उनकी बहन वायलिन के साथ आती दिखाई दी। उसने बजाना शुरू करने के लिए शांति से सब कुछ तैयार किया। उसके माता पिता, जिन्होंने पहले कभी कोई कमरा किराए पर नहीं दिया था, इसलिए उन तीनों लोगों के प्रति उन्होंने हद से ज्यादा शिष्टाचार दिखाया। उनकी अपनी कुर्सियों पर बैठने की भी हिम्मत नहीं हुई। उसके पिता अपनी वर्दी वाली कोट के 2 बटनों के बीच अपना दाहिना हाथ डालकर दरवाजे के सामने झुक गए। हालांकि उनकी मां को एक जेंटलमैन ने सीट की पेशकश की, लेकिन उसने उस कुर्सी को वहीं छोड़ दिया जहां जेंटलमैन ने रखी थी और जाकर एक कोने में बैठ गई। उसकी बहन वायलिन बजाने लगी। अपनी बहन के सुरों से आकर्षित होकर ग्रेगर ने थोड़ा आगे आने की हिम्मत की। वैसे उसका सिर पहले से ही लिविंग रूम में था। पहले उसे इस बात पर बहुत गर्व था कि वह कितना सोचता है, लेकिन अब उसे इस बात का बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ कि वह दूसरों को लेकर कितना बेलिहाज हो गया है। अब खुद को छुपाए रखने का इससे ज्यादा बड़ा कारण और क्या होगा, क्योंकि वह अपने कमरे में हर जगह फैली धूल में ढका हुआ था जो थोड़ी सी हलचल पर उड़ जाती थी। उसकी पीठ और बाजू धागों, बाल और बचे खुचे खाने से सने थे। अब वह हर चीज के प्रति इतना उदासीन हो गया था कि वह अपनी पीठ के बल लेट जाता था और कालीन पर अपने आप को पोंछता रहता था। ऐसा वह दिन में कई बार करता था। अपनी इस हालत के बावजूद उसे लिविंग रूम के बेदाग फर्श पर थोड़ा आगे बढ़ने में कोई शर्म नहीं आ रही थी। हालांकि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दी। परिवार वायलिन सुनने में पूरी तरह खोया हुआ था। फिर तीनों लोगों ने अपनी जेबों में हाथ डाला और बजाए जा रहे सभी सुरों को देखने के लिए संगीत स्टैंड के बहुत करीब आ गए थे।
शायद उन्होंने ग्रेगर की बहन को डिस्टर्ब किया होगा, लेकिन जल्द ही वे अपने सिर झुकाए हुए वापस खिड़की की ओर चले गए और मंद आवाज में एक दूसरे से बात करने लगे। वे वहीं खिड़की के पास रुके रहे जबकि ग्रेगर के पिता उन्हें बेचैनी से देख रहे थे। अब सचमुच यह बहुत साफ नजर आ रहा था कि उन्हें कुछ सुंदर या मनोरंजक वायलिन सुनने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि उनके हिसाब से तो परफॉर्मेंस बहुत हो चुकी थी और अब यह केवल शिष्टाचार के कारण ही था कि वे लोग अपनी शांति भंग होने दे रहे थे। जिस तरह से उन सभी ने अपनी सिगरेट का धुआं अपने मुंह और नाक से ऊपर की ओर उड़ाया, वह खास तौर पर परेशान करने वाला था। फिर भी ग्रेगर की बहन बहुत सुंदर बजा रही थी। उसका चेहरा एक ओर झुका हुआ था और वह सावधान व उदास भाव से म्यूजिक की पंक्तियों का अनुसरण कर रही थी। ग्रेगर थोड़ा और आगे रेंगा, अपने सिर जमीन से सटाया ताकि अगर मौका मिले तो अपनी बहन से नजरें मिला सके। यदि संगीत उसे इतना मोहित कर सकता है तो वह जानवर कैसे हो सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस अनजान खाने का रास्ता दिखाया जा रहा है जिसके लिए वह तरस रहा था। वह अपनी बहन के पास आगे बढ़ने और उसके स्कर्ट खींच कर यह दिखाने के लिए दृढ़ था कि वह अपना वायलिन लेकर उसके कमरे में आ सकती है, क्योंकि यहाँ किसी ने भी उसके म्यूजिक की उतनी तारीफ नहीं की थी जितनी वह करेगा। अपने जीते जी कभी उसे अपने कमरे से बाहर नहीं जाने देगा। जो भी हो, उसकी हैरत में डालने वाली मौजूदगी एक बार के लिए तो उसके कुछ काम आनी ही चाहिए। वह चाहता था कि वह अभी अपने कमरे के हर दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाए और हमलावरों पर फुफकारे। वैसे वह अपनी बहन को अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करेगा, बल्कि उसे अपनी मर्जी से रहना चाहिए। पहले भी तो वह सोफे पर उसके पास बैठी रहती थी जब वह उसे बताता था कि कैसे वह हमेशा उसे कंजर्वेटरी में भेजने का सोच रहा है। क्या उसने पिछले क्रिसमस पर सबको इस बारे में कैसे बताया होगा? क्या क्रिसमस वास्तव में आया था और चला गया था? अगर यह दुर्भाग्य रास्ते में नहीं आया होता तो आज स्थिति कुछ और होती।